नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश में चुनाव तैयारियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के बाद अध्यक्ष ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जहां उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया की प्राथमिकता है। सुनिए। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है, और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पर उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है, और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए। राहुल और खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करने के लिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया
वो हमने उसका रिजल्ट भी देखा और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है और आज वो परेशान है और इसीलिए तो आप देखे होंगे 2-3 कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापस लिया या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा। एक तो आपको मालूम है वक्फ बोर्ड का वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब डट के उसको विरोध किया तो तब वो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया और इसको पहली आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी। सेकेंड, लैटरल एंट्री, यानी सब कुछ उनके हाथ में इससे पहले भी करते हुए आए थे क्योंकि उनको भूख नजर की आंखें दी थी। तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जीपीसी की पहली बैठक हुई। बैठक में भारत सरकार के अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मनसौदा कर अपना प्रेजेंटेशन पेश किया। आपको बता दें कि सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को लोकसभा ने बिल जांच करने का काम सौंपा है और बैठक में विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया। आज बैठक के बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी सहित अन्य पक्षधर इस मामले में कुछ भी सुनने के मूड में फिलहाल नहीं थे। वहीं मदनी की तरफ से यह कहा गया कि अधिकारी बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने पहुंच गए थे। जगदंबिका पाल ने यह कहा कि हमें इस जेपीसी के तहत केवल हमारे सदस्यों से ही चर्चा नहीं करनी है बल्कि राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और अल्पसंख्यक समुदायों के संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों को भी शामिल करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी। गन्ना किसानों को समय से भुगतान नहीं हो पाता था, लेकिन अब समय से भुगतान हो रहा है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं और 30 मार्गों का प्रस्ताव हमारे मंत्री अनिल कुमार ने, कपिल देव अग्रवाल ने, सोमेंद्र तोमर और कपिल केपी मलिक ने दिया। हमारा जिलाध्यक्ष यहां के सुधीर सेनी और संदीप मलिक ने ये प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध करवाए। तो मेरे लिए आवश्यक इसलिए भी था, आपने चंदन चौहान को सांसद बनाया है तो उसके प्रति आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित भी कर सको और विकास की योजना का सौगात भी आपको दे सकूं कि आपने दिया है, तो उसको उस ऋण से ऋण होने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। यहाँ के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान, आज आप देख रहे होंगे, हमने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को भी एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास यहां की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। यहां पे विकास की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके यही बगल में, पड़ोस में, मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिएगा, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा, भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा।
हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। और मैं फिर कहूंगा, जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा तक एसटीएफ और जिला पुलिस को तैनात किया गया। इसके अलावा यूपी में पहली बार परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। तो वहीं हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी, जो गजेटेड अधिकारी होगा। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए 1541 संदिग्ध अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परिणाम तैयार करने तक की जिम्मेदारी इस बार 4 अलग अलग एजेंसियों को सौंपी गई। परीक्षा है, भर्ती परीक्षा है, ये पुनः आयोजित की जा रही है और इस बार शुचिता पर, परीक्षा की शुचिता पर पूर्ण गंभीरता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और भर्ती बोर्ड द्वारा दी जा रही है। इस परीक्षा में लखनऊ जनपद के 81 परीक्षा केंद्र सम्मिलित हैं और 81 परीक्षा केंद्रों के लिए 81 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 81 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। पहली बार इस परीक्षा के शुचिता को बनाए रखने के लिए जैसे चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पुस्तिका कंडक्ट निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से इस बार परीक्षा का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और पूरी एसओपी तैयार की गई है। इस परीक्षा में किसको क्या कार्रवाई करनी है, किसके द्वारा क्या कितना उसको क्या अधिकार दिया गया है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, सभी तय कर दी गई है, जिससे कि कोई चूक न होने पाए। परीक्षा केंद्र की पूरी व्यवस्था को तीन स्तरीय 3 लॉक सिस्टम से बनाया गया है, जिसमें केंद्र व्यवस्थापक हैं। केंद्र व्यवस्थापक को जो कक्ष निरीक्षक हैं वो 50% केंद्रों के माध्यम से और 50% कक्ष निरीक्षक जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि एक दूसरे के ऊपर उनका नियंत्रण और वॉच कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। इसी तरीके से स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो पूरे परीक्षा केंद्र का मजिस्ट्रियल ड्यूटी का निर्वाह करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एसओपी में दिया गया प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक कक्ष निरीक्षक अपनी ड्यूटी करे। साथ ही केंद्र पर हर प्रकार की गतिविधि का नियंत्रण करने के लिए सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक कक्ष में और पुनः कक्ष से लेकर के कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हर कक्ष की निगरानी का, एक स्टूडेंट की गतिविधि का और एक कक्ष निरीक्षक की गतिविधि का कंट्रोल रूम में नियंत्रण है स्थापित है। और वो कंट्रोल रूम जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी त्रिस्तरीय बनाए गए। परीक्षा केंद्रों का कंट्रोल रूम जनपद कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जनपद कंट्रोल रूम एक पुलिस एसीपी के अधीन काम कर रहा है, जो कि हमारे डालीबाग वाले पुलिस ऑफिस में स्थापित है और श्रीमती अंशु जैन उसकी प्रभारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की घटना के बाद सभी डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली स्थित एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर बीते 11 दिनों से हड़ताल पर थे। रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक बयान में यह कहा कि राष्ट्रहित में और सार्वजनिक सेवा की भावना को देखते हुए आरडीए एम्स ने 11 दिवसीय हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। यह फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपील और निर्देश के सम्मान में लिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ संयुक्त बयान में कहा, भारत और पोलैंड के संबंध बेहतर हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी किया। सुनिए। भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। तो वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी की अवैध संपत्ति पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने गुरुवार दोपहर को आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया है। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया था। आरोप यह है कि यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तालाब की जमीन पर बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान के घर पे जो है बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू की गई है और इससे पहले जो है उसके बेकरी पे बुलडोजर चला था और आज जो है बुलडोजर की प्रक्रिया जो है उसके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस पे चलने की प्रक्रिया यहाँ पे एसडीएम सोहावल और भारी पुलिस फोर्स बल के बीच जो है यहाँ पे शुरू हो गई है और इसकी जो बिल्डिंग है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसको जमीबोत कर दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि उसके जो परिजन है वो हाई कोर्ट की शरण लिए हैं कि जो ये बुलडोजर की प्रक्रिया की जा रही है उसको प्रक्रिया को रोक दिया जाए, लेकिन ये जो याचिका थी वो हाई कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई के लिए कर दी है। इससे प्रशासन और अलर्ट हो गया और प्रशासन आज ही यहाँ पे पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है और भारी पुलिस बल के साथ जो है बुलडोजर वहां पहुंच गया है और उनकी बिल्डिंग को। तो वहीं यूपी में सरकार ने 17 एसएसपी के तबादले किए हैं। सरकार ने पंकज कुमार सिंह को एडीसीपी लखनऊ बनाया है। तो वहीं लाल प्रताप सिंह को एएसपी एसटीएफ लखनऊ, अरविंद वर्मा को एसपी सिटी जौनपुर, अर्चना सिंह को एडीसीपी कानपुर, पूनम सिरोही को एडीसीपी आगरा और डॉक्टर राकेश मिश्रा को एसपी ग्रामीण मेरठ, सर्वेश मिश्रा को उप सेनानायक पीएससी सीतापुर और रविशंकर प्रसाद एसपी सिटी फिरोजाबाद नियुक्त किया गया है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीते दिनों बयान दिया था कि भारत के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं। उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी हमलावर है। इस बीच बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उन पर एनएसए लगाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहां से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। देखिए, राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है वो किसी कीमत पर भी देश का कोई भी एक भी भाई बहन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस देश के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी हो, आज हमारे फौजी जो हैं उनका कहीं ना कहीं इतना मन खराब हुआ होगा। और जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, ये उनका हौसला बढ़ाने का काम हुआ है। पार्लियामेंट पर हमला करने की धमकी देना, पहले लाल किले पर हमला कर वहाँ खालिस्तान का झंडा फहराया। भारत को पहली बार मुगलों ने, दूसरी बार अंग्रेजों ने और तीसरी बार राकेश टिकैत के लीडरशिप में खालिस्तानियों ने देश को 3 घंटे गुलाम किया। अगर किसान नहीं होते तो माननीय मोदी जी इतने ताकतवर प्रधानमंत्री की दुनिया उनका लोहा मानती है। लगातार वो देश की संसद पे, प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करना, बांग्लादेश बनाने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रद्रोह उनके ऊपर मुकदमा पहले ही दर्ज है। मैंने फिर पुनः दोहराया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। इस तरह के लोग जो देश में लोगों को उकसा करके, जो दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बल मिला है और उनके सहारे दिल्ली पर आकर के बवाल करना चाहते हैं। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से चलकर ईडी कार्यालय जाने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। अडानी के भ्रष्टाचार, उसमें सेबी की संलिप्तता और इन सभी मामलों की जेपीसी की जांच कराने को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास के बाहर पहुंचे। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।